बच्चों हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास में इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होती है। इतनी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है। आज हम लोग उसी के आगे चल रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज किन किन टॉपिक्स को क्लियर करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमको आज पढ़ना है ओम्स लॉ। क्या पढ़ना है बच्चों? ओम्स लॉ हम लोगों को आज स्टडी करना है, ठीक है ना। तो सभी लोग तैयार हो जाइए अच्छे से ओम के नियम को समझने के लिए, ठीक है। तो ओम का नियम पहले हम लोग समझ लेते हैं, ओम का नियम कहता क्या है, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या है ओम का नियम बच्चों? कि ये सबसे बेसिक चीज़ तो ये समझ लीजिएगा कि किसी भी कंडक्टर में बहने वाली करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। ओम का नियम किसके किसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, अगर कोई पूछ ले तो आप बताएंगे कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट और उसके क्रॉस लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये नियम कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है जैसे लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, इन चीज़ों को चेंज ना किया जाए तो उस कंडक्टर में जो बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट होती है वो उसके एंड्स पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो बहने वाली करंट है वो भी के क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से एक बार हम स्टेटमेंट को सुनेंगे कि स्टेटमेंट का क्या कहना चाहता है ओम का, कि इफ़ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स। चलिए हम लोग स्टेटमेंट लिख ही लेते हैं पहले। अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर सच एज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, जैसे मैंने आपको बताया लेंथ है, ब्रेड्थ है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेन में, मैकेनिकल स्ट्रेन ETC रिमेन अनचेंज्ड देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। अब बच्चों समझना, यहाँ पर ओम के नियम में सीधी सीधी बात यह कही गई है कि अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, ताप आदि को परिवर्तित न किया जाए तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। तो विद्युत धारा कितनी बह रही है, I, और विभवांतर कितना लगाया गया है, V। तो हम कह सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू V, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। क्या लिख सकते हैं? V प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर हम ओम का नियम लिखने जा रहे हैं तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि इट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाइए तो एक कांस्टेंट आता है R, तो V इक्वल टू RI, यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I, where R is a constant which is called resistance of conductor। where R is a constant which is called resistance of a conductor। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। अभी आप लोगों ने देखा बच्चों कि V प्रोपोर्शनल टू I से हमने निकाला V इक्वल टू RI और R इक्वल टू V अपॉन I होता है। मैं थोड़ा सा अगर आपसे एक बात करना चाहूँ कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको तुम कैसे लिखोगे, यहाँ समझा देता हूँ मैं। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐसा लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V, और जब I प्रोपोर्शनल टू V लिखेंगे तो ये हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, एक बराबर और कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ सकती है, I अपॉन V। अब बताइए यहाँ से R की वैल्यू क्या आ रही है, V अपॉन I।
लेकिन अगर हम इस प्रकार से कर देते हैं तो आर की वैल्यू आ जाती है आई अपान भी। तो बताइए हमारा ये फार्मूला सही है कि ये फार्मूला सही है? तो इसमें सही तो कोई एक ही होगा, सही तो यही वाला फार्मूला माना गया है, ये वाला फार्मूला तो गलत ही है। तो क्या हम भी प्रोपोर्शनल आई लिख सकते हैं, आई प्रोपोर्शनल भी नहीं लिख सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन तमाम आपके दिमाग में आने चाहिए कि अगर हम इसको भी प्रोपोर्शनल आई करके चल रहे हैं तो ऐसा बन रहा है, लेकिन हम स्टेटमेंट को जब देखते हैं तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देखिए, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कर दिया, और उस हिसाब से मैं जब निकालता हूं तो R इक्वल टू आई अपान भी है। बट बुक्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बुक में आपके ऐसा दिखाया गया है भी प्रोपोर्शनल टू आई भी इक्वल टू आर आई, और ऐसा होता भी है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या हम भी प्रोपोर्शनल आई को आई प्रोपोर्शनल भी नहीं कह सकते? अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है तो गलत है। आप चाहे भी प्रोपोर्शनल आई लिखो, चाहे आई प्रोपोर्शनल भी लिखो, ये दोनों बातें सही होती हैं। अच्छा, अगर दोनों बातें सही हैं तो भी इक्वल टू आर आई लिख रहे हैं तो आई इक्वल टू आर भी लिख रहे हैं, तो यहाँ से तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इसी बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में हैं और जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो वहाँ पर इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। ये ऐसा हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटेगा तो इक्वल का और एक कांस्टेंट का साइन आता है। ये कांस्टेंट उसी फिजिकल क्वांटिटी के बगल में लगाया जाता है जिस फिजिकल क्वांटिटी को यह कांस्टेंट अफेक्ट करता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को यह प्रभावित करता है उसी के बगल में ये लगाया जाता है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसको प्रभावित करता है? करंट को। रेजिस्टेंस किसको अफेक्ट अपना डालता है? करंट पर। इसलिए अगर हमने आई प्रोपोर्शनल टू भी लिखा भी है तो जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लाएंगे, तो कांस्टेंट हमको भी के बगल में नहीं लगाना है, कांस्टेंट हमको आई के बगल में लगाना है। बिकॉज कांस्टेंट यहाँ आर ले रहे हैं और आर जो है वो पोटेंशियल को प्रभावित नहीं कर रहा है। आर किसको प्रभावित कर रहा है? करंट को। तो वह कांस्टेंट जिस फिजिकल क्वांटिटी पर अपना इफेक्ट डालेगा उसी के बगल में उसको आप शिफ्ट करोगे। तो चाहे अब आप ऐसे चलिए, चाहे आप ऐसे चलिए, अब आपके फार्मूले जो रहेंगे वो सही रहेंगे। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ओम के नियम का जो ये वाली प्रॉब्लम थी कि हम भी प्रोपोर्शनल टू आई लिखें या आई प्रोपोर्शनल टू भी लिखें, कुछ बच्चों को समस्याएं ऐसी हुई थी, इसलिए इस बात को मैंने जिक्र किया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा और ओम्स लॉ में हमने क्या पाया कि V इक्वल टू आई आर, और यहाँ से हम अगर V और I के बीच ग्राफ प्लाट करना चाहें तो ये हमारा ग्राफ बन सकता है। अगर हम यहाँ से V और I के बीच ग्राफ प्लाट करना चाहें तो हम एक एक्सिस को नाम दे देते हैं V और एक एक्सिस को हम नाम क्या दे देते हैं? I, और ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना? तो ये आपका ग्राफ हुआ V और I के बीच में। इसी में एक दो पॉइंट ओम के नियम में और पूछ लेता है कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इसकी लिमिटेशन दो ठो बताई गई हैं। पहली लिमिटेशन ये होती है कि कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, जो चालक का ताप है वो नियत रहना चाहिए। चालक का ताप नियत रहना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। और दूसरी बात होती है कि कंडक्टर में किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो स्ट्रेन ऑन द कंडक्टर। चालक में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए, विकृति नहीं होनी चाहिए। बात अगर करें तो सीधी बात वही है कि फिजिकल कंडीशन को चेंज नहीं करना है। तो ये ओम के नियम की दो सीमाएं होती हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहना चाहिए और उसका जो स्ट्रेन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ओम के नियम का ये ग्राफ हो गया V और I के बीच, और ये उसकी क्या हो गई है? लिमिटेशन हो गई। लिमिटेशन को नोट कर लीजिए। तो बन गया। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपके सामने रखने वाला हूं।
या उस प्रश्न को रखने से पहले मैं आपको इसका डेरिवेशन सिखा देता हूँ। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का डेरिवेशन क्या होता है। अब सिंपली जो आप शुरू में वही बनाए थे, कल की वीडियो में आपने देखा था, कल की वाली क्लास में, कि ये कंडक्टर था, इसको हमने एक बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ था और ये इसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहे थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी लंबाई ये थी, क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, बहने वाली करंट क्या थी, आई थी। तो हम आपको शॉर्टकट में इसको बता रहे हैं। इसकी जो मेन पीडीएफ होगी वो आपको मैं बहुत जल्दी पूरे चैप्टर का जब ख़त्म कर लूँगा तो उसका मैं कंप्लीट पीडीएफ चैप्टर का बना करके आपको सेंड करूँगा। तो देखिए क्या है, हमने यहाँ पर एक रिलेशन पाया था I बराबर NEAVD। क्या आपको याद है? कल ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। साथ ही हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला देखा था स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जाकर के यहाँ पर हम रख देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलता है, I इक्वल टू NEA स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। आप कैपिटल ई को क्या कह सकते हो, कैपिटल ई को आप क्या कह सकते हो? ई का फार्मूला क्या आपको पता है? सोचिए। तो देखो क्या कह सकते हो कैपिटल ई को, बट हमने कल यहाँ बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ई इक्वल टू वी अपॉन एल। तो जहाँ पर ई लिखा है वहाँ पर ये वैल्यू जाके रख दीजिए। तो I इक्वल टू हो जाएगा NE स्क्वायर हो गया, A हो गया, E के जगह पर V हो गया, टाउ हो गया, नीचे ML हो गया। यहाँ से आप क्या करो कि I को उधर ले जाओ, बाकी सबको इधर लाओ। तो ये ML इधर आ गया, NE स्क्वायर टाउ A, और उधर केवल क्या बचा, V अपॉन I। अब देखो M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, N क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, A क्रॉस सेक्शन एरिया। ये सारे के सारे पैरामीटर से कांस्टेंट हैं, ये सब कांस्टेंट हैं। तो इस पूरे कांस्टेंट के जगह पर हम एक बड़ा कांस्टेंट लगा सकते हैं और उस कांस्टेंट को हम कह सकते हैं कैपिटल R। तो कैपिटल R इक्वल टू हमको क्या मिल गया है यहाँ से, V अपॉन I। और यही तो ओम का नियम आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। लेकिन आप बता भी दो कि वेयर कैपिटल R इक्वल कितना है, ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। ये तुमको किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का फार्मूला यहाँ से मिल चुका है कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आई थिंक आपने नोट कर लिया है। अब इसी फार्मूले के बेसिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर उस पर अपना इफेक्ट डालते हैं। तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, अगला पॉइंट आपका आता है निकल करके, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के कौन कौन से फैक्टर हैं, आइए तो इसी फार्मूले के हिसाब से आप देखिएगा। R इक्वल फार्मूला आपको बताया गया ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A।
बात करो m की, तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। तो पहली चीज़ यहाँ से मिलती है लेंथ। क्या मिल रही है? लेंथ। मैं एक एक चीज़ पहले यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है? लेंथ। दूसरा आपका आ रहा है एरिया। ये दो तो बहुत खास हैं। किसी भी चालक का रेजिस्टेंस इन दोनों पर डिपेंड तो कर ही रहा है, चालक की लंबाई पर और चालक के क्षेत्रफल पर। लेंथ का मतलब क्या हो गया बच्चों? लंबाई पर, और इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? क्षेत्रफल पर। अब अगर मैं बात करूं n, तो n है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आपका जो कंडक्टर है वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। तो ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से वेरी होता है। किसके हिसाब से वेरी होता है बच्चों? टेम्परेचर के हिसाब से वेरी होता है। तो आइए एक एक करके हम इन चारों पॉइंट को समझते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध है वो इन चार बातों पर प्रभावित करता है। किन किन पर? चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर और ताप पर। ठीक है ना? तो एक एक करके इसको हम अच्छे से समझेंगे किस पर कैसे प्रभावित कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं चालक की लंबाई पर। ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब आपने फार्मूला को देखा था, ये फार्मूला निकल के आया था, इसको याद कर लेना। R = ml/ne² टाउ है। तो यहाँ से आप देखोगे कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अगर चालक का रेजिस्टेंस लेंथ के हिसाब से तुम देखोगे तो कंडक्टर की लंबाई बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई को घटाओगे तो रेजिस्टेंस उसका घटेगा। जैसे मैंने बोला आपके पास कि ये मार्कर है, ये एक कंडक्टर है मान लीजिए। अगर ये इतना लंबा है, इसका रेजिस्टेंस मैं कहता हूँ 5 ओम है, और इसकी लेंथ को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। क्या एक मार्कर और मिलेगा हमको? किसी के पास हो, दीजिए एक मार्कर और। देखिए मैंने ये एक कंडक्टर था, इतना लंबा था, इसकी लंबाई को मैंने इतना कर दिया। अब इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया है क्योंकि इसकी लेंथ क्या हो गई है? इंक्रीज कर गई है। अगर लेंथ को आप बढ़ा दोगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब कभी भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो समझ लेना करंट वहाँ पर डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? घट जाएगी। तो अगर आपसे पूछें कि समान मोटाई के दो चालक तार हैं, समान मोटाई के दो चालक तार हैं, दोनों की मोटाई जो है वो सेम है, एक है 5 मीटर लंबा और एक है 1 मीटर लंबा। ये 1 मीटर लंबा है और ये 5 मीटर लंबा है। तो बताइए किस चालक तार में अधिक करंट फ्लो करेगी? अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि किस चालक तार में अधिक करंट फ्लो करेगी, इस वाले में अधिक फ्लो करेगी कि इस वाले में अधिक फ्लो करेगी, तो आप समझिए कि अगर चालक की लंबाई को मैंने बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। और जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो गई? घट गई। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा वैसे ही करंट क्या हो गई? घट गई। तो इस वाले में करंट क्या हो जाएगी? कम, और इस वाले में करंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा। यानी कि अगर तार ज़्यादा लंबाई तक तुम ले जा रहे हो तो करंट वहाँ पर कम पहुँच पाएगी, और अगर तार को कम लंबाई तक ही ले गए हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको करंट ज़्यादा मिलेगी। जैसे आपने अगर कोई कहीं से भी करंट को आपको लाना है तो आप कंडक्टर को, आप वायर को जितना दूर से लाओगे उतना ज़्यादा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये आप सीधे समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब हम दूसरी बात करते हैं कि ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब देखो बच्चों वहाँ पर तुम एरिया कहाँ है? नीचे है। तो आप बता सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया घटेगा तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर था और मैंने इसी को ऐसे लगा दिया तो ये कंडक्टर थोड़ा सा क्या हो गया? मोटा हो गया।
अब लंबाई उतनी रह गई है लेकिन मोटाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या हो गया, बढ़ गया। और जब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो आपके पास एक पतला वायर है और एक मोटा वायर है। मान लीजिए कि एक आपके पास तार है, ये पतला तार है, और एक आपके पास इतना मोटा तार है, ये तार है। ये एक मोटा है वायर और एक ये है पतला वायर। ये बताना है आपको किस वायर में अधिक करंट फ्लो करेगी। ये वायर फर्स्ट है, ये वायर सेकंड है, किस वायर में अधिक करंट फ्लो करेगी। तो आप इसी फार्मूले के हिसाब से समझिएगा कि एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। एरिया किसका ज़्यादा है, इसका, तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। अब मैंने बताया जैसे ही रेजिस्टेंस घटेगा वैसे ही करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मोटे तार में ज़्यादा करंट फ्लो होती है पतले तार के कंपैरिजन में। इसलिए मार्केट में जब जाओगे मोटा वाला तार खरीदते हो तो थोड़ा महंगे आते हैं, अब पतले वाले तार जो होते हैं वो थोड़ा सा सस्ते आते हैं। ठीक है ना। तो दो बातें हो चुकी हैं, एक तो आपका क्या हो गया लेंथ, दूसरा क्या हो गया एरिया। अब हम तीसरी बात करते हैं कि ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, चालक के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर। अब देखिए अलग अलग चालकों में, अलग अलग पदार्थों में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। किसी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो किसी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। और यहाँ पर तुम n को देखो कि जिस मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिस मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बात पर आप बता सकते हो कि अलग अलग पदार्थों के चालकों के लिए उनका प्रतिरोध अलग अलग होता है। जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उनका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब हम चौथी बात करते हैं ऑन द टेम्परेचर, चालक के ताप पर, चालक के ताप पर। तो टेम्परेचर पर कैसे वेरी करेगा इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि आपने ये जो बनाया था डायग्राम, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से चल के यहाँ तक आना था, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। इलेक्ट्रॉन को एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक चलने में जितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं कंडक्टर का तो इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से यहाँ पहुँच जाएगा। समझिएगा बात को। पहले जब ये ठंडा था तो ये इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से चल रहा था धीरे 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 धीरे, और जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और वेलोसिटी बढ़ जाने के कारण ये इसको यहाँ से यहाँ तक आने में समय कम लगा। पहले समय क्या लगा, ज़्यादा लगा। जब ये पहले चल रहा था तो टाउ का मान ज़्यादा था, लेकिन जब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन की मोशन बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की मोशन बढ़ गई तो देखिए जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये जल्दी आ जाएगा। जब जल्दी आ जाएगा तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई, घट गई, टाइम घट गया। तो तुमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो टाउ घटा। अब देखो यहाँ से, जब टाउ घटेगा तो आर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ देखिएगा जब टाउ घटेगा तो आर क्या होगा, बढ़ेगा। और टाउ कब घटा, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर चालक का प्रतिरोध, चालक का ताप बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और अगर उसका टेम्परेचर कम रखोगे तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। ठीक है ना। तो ये चार फैक्टर हैं जो चालक के रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है तो सिंबॉलिक फॉर्म में रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये इस प्रकार से, ये ऐसा बनाने का मतलब यही हुआ कि करंट को बहने से रोक रहा है। अगर सीधी लाइन जा रही थी तो बढ़िया दौड़ते हुए करंट जा रही थी, लेकिन जब बीच में देखो ऐसे ऐसे रास्ते हो गए तो अब उसको जाने में क्या हो गई, करंट को दुविधा हो गई, दिक्कत हो गई। तो इसी हिसाब से इसको ए सिंबल दिया गया।
किसका? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को इस प्रकार से, इसको हम कांस्टेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट रेजिस्टेंस। कभी कभी आप देखेंगे कुछ ऐसे भी सिंबल आपको मिलेंगे इस प्रकार से, एरो का निशान लगा रहेगा उसमें, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको अचर प्रतिरोध या नियत प्रतिरोध, और इसको परिवर्ती प्रतिरोध कहोगे। इसको बोलोगे परिवर्ती प्रतिरोध। कहीं कहीं आप देखेंगे तो इस प्रकार का सिंबल यूज में आता है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवीजन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिवीजन रेजिस्टेंस यानी कि विभव को विभाजित करने वाला जो रेजिस्टेंस है वो इसको बतलाता है। तो अलग अलग सिंबल के अलग अलग नाम बताए गए हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसी से बात आती है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की। जैसे आपने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ा, तो यहाँ से 4 बातें मैं आपको लेकर चलूँगा। इसको भी हम मिटा ही देते हैं, तब समझाते हैं आपको। देखिए, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है ना, जो विद्युत धारा को बहने से रोकता है, उसी को हम बोलते हैं R = V/I। फार्मूला इसका होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है अगर कोई तुमसे पूछ ले तो ओम। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। ये ओम का सिंबल होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है अगर कोई आपसे पूछे तो डायमेंशन फार्मूला V/I से आप निकाल सकते हो। देखो मैं निकालता हूँ। V को हम लिखते हैं W/Q और I को हम लिखते हैं I। ठीक है, फिर ये हमारा W जो है वो होता है ml²T-2। हाँ, ml²T-2 और Q होता है IT और ये हो गया I। तो अब ये हो गया ml², ये T ऊपर चला गया तो T-3 और I का ऊपर चला गया तो A-2। आई थिंक ये फार्मूला आपका किसका आ गया? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो रेजिस्टेंस के बारे में मेन चीज़ें क्या थी, उसका सिंबल क्या था? सिंबल मैंने सबसे पहले ही बता दिया। ये सिंबल हो गया, इसका आपका R = V/I फार्मूला हो गया। यूनिट क्या हो गई इसकी? ओम हो गई। और बीमी सूत्र डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? ml²T-3 A-2। और ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसी के साथ आपका आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इसी से क्या बन के आता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्या? किसी भी चीज़ से कर सकते हो। डिनोट करने में तो आपको बताना पड़ेगा कि जहाँ सिग्मा का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हुआ। तो अगर हम इसको सिग्मा लिख देते हैं तो सिग्मा = क्या हो जाएगा? 1/R। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को सिग्मा ना कहो, इसको कैपिटल G कह दो। सिग्मा को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल देंगे। ठीक है, हाँ। तो कैपिटल G = क्या हो जाता है? 1/R। अब यहाँ से इसकी यूनिट बताना है तो 1/R है तो इसकी यूनिट हो गई ओम इनवर्स, या ऐसे लिखते हैं। और ओम इनवर्स को हम लोग म्हो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? म्हो। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बन के आएगा, तो जो डायमेंशनल फार्मूला इसका था उसी में ऊपर वाले साइन चेंज कर दीजिए बस। तो m-1 L-2 T-3 A-2। और ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर।
ये भी एक अदिश राशि है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के साथ साथ आपने इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को भी सीख लिया है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम आपको कल क्लियर करेंगे। कल की क्लास में एक दूसरे वीडियो में बनाएंगे उसको हम लोग, जिसमें हमको क्या पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, है ना, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और उसके बाद फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर हैं और इलेक्ट्रोलाइट हैं, इन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।